नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि पहले जो है हथियारी नक्सली थे, अब जो है दिमागी नक्सली आ गए हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसे जानने के लिए हम सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़ और बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट मनीष गुप्ता से। तो मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्स फैक्टर पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझे एक मंच दिया और मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। बहुत जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको क्या लगता है कि चूंकि आप छत्तीसगढ़ से हैं, आपने आंखों से आप वहाँ जो कुछ भी हो रहा है पिछले 25-30 साल से वो देख रहे हैं आप, तो प्राइम मिनिस्टर का ये बयान दिमागी नक्सल, ये क्या इशारा करता है, क्या कहता है? नहीं, देखिए श्रवण जी, प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले की प्राचीर से कल जो एक उद्बोधन दिया और उस उद्बोधन में एक जो प्रमुख बात उन्होंने नक्सलवाद को लेकर के कही। अभी हाल ही के दिनों में जैसे कि आपने देखा, आपने कवर भी किया है नक्सलवाद को कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो एक डेडलाइन घोषित की थी कि 31 मार्च तक हम पूरे नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। तो निश्चित रूप से सशस्त्र नक्सलवाद तो लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि काफी हद तक लोग सरेंडर कर चुके हैं और काफी लोग मारे भी गए हैं, कई लोग जेल में भी बंद हैं। लेकिन नक्सलवाद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नक्सलवाद सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है। नक्सलवाद एक वैचारिक क्रांति है। और अगर नक्सलवाद के उद्गम की बात करें, जिस तरीके से 60 के अंतिम दशक में जिस प्रकार से नक्सलबाड़ी से ये आंदोलन शुरू हुआ और आज हम 2026 में बात कर रहे हैं, तो और इतने 5-6 दशकों तक यह आंदोलन कहीं ना कहीं हिंसात्मक रूप से सरकारों के लिए चुनौती रहा है, व्यवस्था के लिए चुनौती रहा है। और जो जमींदारी प्रथा को लेकर के इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसमें भी काफी हद तक जो है इनके कारण मतलब काफी चीजें मतलब सॉल्व भी हुई। हम इस सशस्त्र क्रांति का समर्थन नहीं कर रहे हैं, पर इन 6 दशकों में नक्सलवाद ने बस्तर और पूरे देश के जो 14 राज्यों में एक दौर में इनका अपना विस्तार था। और उस दौर में इन लोगों ने काफी हद तक लोगों को मतलब एक हिंसा का तांडव हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, वह निश्चित रूप से ये कह रहे हैं कि अभी नक्सलवाद का पूर्ण खात्मा नहीं हुआ है, क्योंकि नक्सलवाद एक विचारधारा है और विचार जब तक रहेगा तब तक उसके पुनर्उत्पत्ति की जो है संभावनाएं बनी रहेंगी। और मुझे लगता है उनके कहने का एक गूढ़ अर्थ है, जिसे हमको बहुत विस्तृत तरीके से अलग अलग परिप्रेक्ष्य में जो है ना इसकी व्याख्या करनी चाहिए, ताकि हम नक्सलवाद के को लेकर के उनके द्वारा कहे हुए शब्दों की एक समुचित व्याख्या कर सके। वो क्या है वो अलग अलग परिपेक्ष? देखिए, जिस प्रकार से नक्सलवाद को हम लोगों ने देखा है, नक्सलवाद देखिए एक भूमिगत संगठन रहा है, क्योंकि सरकारों ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया रहा है। और ये जो लगातार हिंसा की गतिविधियां रही हैं, नक्सली अगर हम देखें तो गुरिल्ला पद्धति से जो है वो जवानों पर या जो उनके टारगेट रहे हैं उन पर जो है छिप करके हमला करते रहे हैं। और कई ऐसे घटनाक्रम हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें उन्होंने पूरी मानवता को न सिर्फ शर्मसार किया, बल्कि उन्होंने इतनी बड़ी हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जिसकी कि भारत के इतिहास में कभी कोई ऐसी घटना दर्ज नहीं हुई। अगर हम बात करें ताड़मेटला की, एक साथ उन्होंने इतने जवानों की हत्या की, जो अपने आप में एक इतिहास है। और नक्सलियों का इस खूनी तांडव के बाद मुझे लगता है कि नक्सलियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले कई लोगों को जो है नक्सलियों के प्रति जो है उनकी धारणा बदली। और इसके बाद नक्सलवाद का जो एक जो चरम था, वो धीरे 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 जो है वो मतलब कम होने लगा और नीचे जो है वो रसातल की ओर पहुंचने लगा। देखिए, नक्सल संगठन जो काम करता है एक बड़ा संगठन है।
और जिस तरीके से उनकी केंद्रीय समिति रही है, इसके अलावा जो ये लोग छद्म रूप में मतलब जंगलों में रह करके ग्रामीणों के बीच में रह करके भेष बदल करके लोगों के साथ उनकी हमदर्दी प्राप्त करके उनके छोटे छोटे जो उनकी आवश्यकताएं रही हैं उनकी पूर्ति करके उन ग्रामीणों का समर्थन प्राप्त करके जो है उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा आधार बनाया, जिसकी वजह से वो इतने लंबे समय तक सरवाइव कर पाए। और इसमें अगर हम देखें कि लगातार जिस तरीके से अर्बन नक्सलियों का एक एक जो नेटवर्क है, अर्बन नेटवर्क, यह नेटवर्क कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए बहुत वरदान रहा है, क्योंकि नक्सलियों का एक जो सिस्टम है वो जंगल में काम कर रहा है। दूसरा, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट की जो जरूरत होती है वो अर्बन नक्सलियों के द्वारा होती रही है। तो नक्सलियों के कई बड़े लीडर जो है वो अंदरूनी इलाकों में वहां जंगलों से हट करके शहरों में भेष बदल करके लोगों के बीच में रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं समान विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर के नक्सलियों को सपोर्ट करते रहे। तो नक्सलियों के दो पार्ट जो है वो हम लगातार इस रूप में देखते आए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से नक्सलियों की जो अभी दिमागी नक्सलियों की बात अभी प्रधानमंत्री जी ने की, ये एक बहुत बड़ा मतलब वर्ग है जो लगातार नक्सलियों को वैचारिक रूप से संगठित करता रहा है। और विचारधारा के आधार पर जिस तरीके से नक्सलियों ने अपनी संगठनात्मक जो कुशलता का परिचय दिया, लंबे समय तक जो अपने उस संगठन के बूते वो मतलब उन्होंने अपना आधार बना करके रखा। ये मुझे लगता है कि ये जो भूमिगत नक्सलियों की बजाय जो है ये ज्यादा खतरनाक स्वरूप है। मुझे लगता है कि ये जो है प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं। लेकिन एक चीज आपने कही कि ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, ठीक है ना, उनसे इन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता रहा, तो ये कैसे, मतलब लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब क्या? देखिए, जैसे हम नक्सलवाद की बात करते हैं, माओवाद की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं साम्यवादी विचारधारा का एक उग्रवादी संगठन है, जो बंदूक के दम पर माओ की जो रणनीति थी, माओ का यह कहना था कि सत्ता जो है वो बंदूक की नली से निकलती है। ये उस सिद्धांत के आधार पर जो है ये सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे। और इस रूप में अगर आप क्रांति करना चाहते हैं, और भारत इतना बड़ा देश है कि आप उसको अलग अलग इलाकों में अलग अलग वैचारिक असमानताएं, कहीं ना कहीं लोगों की विचारधारा के आधार पर, कहीं लोगों की जातिवाद और कहीं धार्मिक आधार पर जो है भिन्नताएं जो दिखाई देती रही हैं, इनके आधार पर कभी भी ये संभव नहीं हो सकता कि आप जो है वो छद्म रूप में भेष बदल करके पूरे देश में एक सशस्त्र क्रांति के द्वारा आप देश का सत्ता परिवर्तन कर सकें। तो इसके लिए इनकी जो इनको जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, क्योंकि ये तो जंगल में रह करके अपने आप को वहां वो करते रहे हैं। अब जंगल में रहने के लिए आपको जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट की आवश्यकता है, आपको पैसों की भी आवश्यकता है, आपको हथियारों की भी आवश्यकता है, आपको जो कपड़ों की आवश्यकता है, आपको जूतों की आवश्यकताएं हैं, आपको और भी दूसरी खाने पीने की वस्तुओं की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसको ये कहें कि ये इनकी सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो समान विचारधारा के लोगों के साथ मिल करके, जैसे अब अंदरूनी इलाकों में अगर कोई सड़क का निर्माण करना है या पुल पुलिया बनाना है, और उसमें जो लोग वहां जा रहे हैं, जो ठेकेदार वहां पर कर रहा है, जो काम कर रहा है, उससे जो है लेवी की वसूली इनके द्वारा की जाती है। जैसे कि इनका आधार जो है जंगलों में है, जंगलों में वन उपज की जो खरीद बिक्री होती है, कहीं ना कहीं उस पर भी तेंदुपत्ता का एक बहुत बड़ा आधार रहा है, जो नक्सलियों की सप्लाई चेन को जो स्ट्रॉन्ग करता रहा है। उन इलाकों में चलने वाली गाड़ियों से भी वसूली होती रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो शहरों में भेष बदल करके लोगों के बीच में रह करके उनसे समान विचारधारा के लोगों से पैसे प्राप्त करके उनको जो सप्लाई चेन जो निर्धारित करते रहे हैं, ये उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट है। और यही कारण है कि इनका अर्बन नेटवर्क जो है बहुत मजबूत रहा है।
आज भी अर्बन नेटवर्क पर मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नक्सलियों के समर्थक रहे हैं, या अपने काम के एवज में लेवी पहुंचाते रहे हैं और नक्सली संगठन को अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मददगार रहे हैं। तो जी कुल ये मिलाकर के जो अर्बन नेटवर्क है ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है नक्सलियों का। जी, जैसे आपने कहा कि वो खुलेआम मतलब समर्थन देते रहे, तो जो अरुंधति रॉय हैं वो मेरे ख्याल से आज से 15-16 साल पहले गई थी, वो इसी छत्तीसगढ़ के जंगलों में उन नक्सलियों के पास। वहाँ मेरे ख्याल से 15-16 दिन रही भी थी वो। यही दंडकारण्य का जो जंगल है, अबूझमाड़ का जंगल है। तो उन्होंने तो चैलेंज भी किया था सरकार को कि हाँ मैं समर्थन करती हूँ, और आप अगर आप में दम है तो मुझे अरेस्ट करो इस बात पे कि मेरा समर्थन माओवादियों को है। और देखिए, अभी आपने जैसे अरुंधति राय जी का नाम लिया, निश्चित रूप से जब एक बार नक्सलियों के खिलाफ खासकर बस्तर में जब एक सलवा जुड़ूम आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और इसके बारे में कहा जाता है कि ग्रामीणों ने स्वस्फूर्त अपने आप को संगठित करके नक्सलियों के खिलाफ एक आंदोलन किया था, और ये आंदोलन जो है उस दौर में काफी हद तक नक्सलियों की चूड़ें हिलाने में सफल रहा है। आज अगर हम नक्सलियों की बात करें तो नक्सली छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के इलाके में नक्सलियों का सबसे बड़ा बेस रहा है, क्योंकि ये इलाका जो है, यहाँ पर जंगल है, यहाँ का जो टेरेन है वो कहीं ना कहीं नक्सलियों के मुफीद रहा है। यहाँ पर नक्सलियों को छिपने के लिए, यहाँ पर नक्सलियों को लेवी और दूसरी सहायता जो है ना बड़ी आसानी से मिल जाती रही है। तो इस कारण जो है नक्सलियों ने बस्तर को अपना एक बड़ा सेंटर के रूप में बनाया था। मुझे याद है जहां तक, शायद 2010 के आसपास अरुंधति राय भी जो है वो इस दौर में आई थी। और ये वो दौर था जब सलवा जुड़ूम के खिलाफ नक्सल समर्थक जो सोशल एक्टिविस्ट थे, इन्होंने, जैसे नंदिनी सुंदर ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी कि इस दौरान में जो एसपीओ है उसकी नियुक्ति जो है वो गलत की गई है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया और एसपीओ की नियुक्ति पर जो है उसको रोक लगाई गई। उसी दौरान में अरुंधति राय बस्तर आई थी, और वो बस्तर के जंगलों में लगभग 15-16 दिनों तक उनके साथ में, नक्सलियों के साथ में उन्होंने भ्रमण किया, और उन्होंने इस पर कई आर्टिकल भी लिखे। मुझे याद है द गार्जियन में उन्होंने वर्किंग विथ कामरेड्स जो है एक एक ये बड़ा आर्टिकल लिखा था, जो आर्टिकल पूरे विश्व में बहुत चर्चित हुआ, जिसपे उन्होंने नक्सलियों को बहुत महिमा मंडित भी किया, और उन्होंने नक्सलियों की लड़ाई को जायज भी ठहराया, और अपने सपोर्ट की भी बात कही, और कहीं ना कहीं सरकार को सीधे तौर पर चुनौती भी दी। इसी तरह अगर हम बात करेंगे तो एक विनायक सेन जो है, वो एक एक्टिविस्ट थे, बहुत बड़े मजदूर नेता थे, जिनको उस दौर में आंध्र पुलिस ने रायपुर सिटी से गिरफ्तार किया था। वो अर्बन नक्सलिज्म का जो है एक बहुत बड़ा चेहरा थे, और यहाँ से आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है उनको गिरफ्तार करके हैदराबाद ले गई। और हैदराबाद में जब उन्होंने उनको मतलब उन्होंने विज्ञप्ति जारी की कि हमने छत्तीसगढ़ से इनको अरेस्ट किया है। हालांकि पहले उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि हमने छत्तीसगढ़ से अरेस्ट किया है, पहले उन्होंने ये बताया कि भद्राचलम से अरेस्ट किया है, लेकिन बाद में जब काफी इसमें हंगामा मचा तो ये बात आई कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के हार्ट ऑफ द सिटी वाले इलाके से उन्होंने विनायक सेन को अरेस्ट किया है। विनायक सेन बहुत लंबे समय तक जो है उन इलाकों में रह रहे थे। कुछ और जो कथित नक्सली जो है उस दौर में गिरफ्तार किए गए थे। तो कुल मिलाकर के ये जो दिमागी नक्सली का जो एक एक जो मसला भी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया है, निश्चित रूप से ये विचारधारा के रूप में जो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, और उनको लगता है कि सरकार की नीतियों का, सरकार जिस तरीके से मौलिक अधिकार का हनन करती है, और अगर उस रूप में अगर कोई समूह अगर सरकार का विरोध करता है तो उनका समर्थन करना हमारा नैतिक अधिकार है। और इसी प्रकार से उन्होंने
दिमागी नक्सली का जो एक तमगा जो अभी प्रधानमंत्री जी ने दिया, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा संकेत है। या सरकार के खिलाफ और अल्टीमेटली भारत के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अभी जिस समय जो अभी ये टाइमिंग है, जो जो इनकी टाइमिंग है प्रधानमंत्री जी के भाषण की, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी हाल ही में हम लोगों ने जो दिल्ली में एक जो छात्रों का आंदोलन देखा, कहीं ना कहीं उस आंदोलन में जो लोग थे उनमें भी कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविस्ट लोग थे। उनमें से कई ऐसे चर्चित चेहरे भी सामने आए हैं जो किसी दौर में नक्सलियों को वैचारिक रूप से जो है सपोर्ट करते थे, हाँ, या नकुल उनके अरुंधति कैंपों राय में गई जाते थी रहे वहाँ। हैं। अरुंधति राय गई बिल्कुल थी, बिल्कुल। बैठी थी वहाँ। जी। जी। नहीं, अरुंधति राय भी है, मेधा पाटकर भी मानवाधिकार की बात हमेशा उठाई है। बस्तर के मामलों का कई बार उन्होंने भी जिक्र किया है कि भाई बस्तर में मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है। विस्थापन की जो सरकार की जो पॉलिसी है उसका भी उन्होंने विरोध किया, और आदिवासियों के मुद्दों को उन्होंने मुखरता से मतलब हमेशा उठाया है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि हिमांशु कुमार भी हैं, बेला भाटिया हैं, सोनी सोरी हैं, ये जो लोग कहीं ना कहीं एक वैचारिक रूप से एक टॉनिक जो प्रदान करते हैं, कहीं ना कहीं इन इन आंदोलनों को पीछे से जो अपनी वैचारिक मतलब मजबूती प्रदान करते हैं। मुझे लगता है कि इन सारी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री जी का एक जो मतलब इशारा है, वो पूरे देश को लेकर के है कि नक्सलवाद एक दौर में, जिस समय गृह मंत्री ने कहा था कि आंतरिक सुरक्षा के लिए, देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद है। अब अगर नक्सलवाद खत्म हो गया है, तो जो लोग सरेंडर किए हैं, या जो लोग कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मददगार रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने एक इशारा किया है कि ऐसे सारे लोग लामबंद होकर के अब नई तरीके से एक आंदोलन चला रहे हैं, जिसे उन्होंने दिमागी नक्सली का नाम दिया है। ठीक है सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो ये थे छत्तीसगढ़ के सीनियर जर्नलिस्ट मनीष कुमार गुप्ता।